यह फिल्म प्रसिद्ध स्टेज प्ले पर आधारित है जो उस समय ब्रॉडवे पर सबसे लंबे समय तक चलने वाला शो था। इस सप्ताह मेरे न्यू इंग्लैंड ट्रेवल्स ब्लॉग पर हमने स्कोहेगन, मेन में लेकवुड थिएटर पर एक नज़र डाली, जहां 1929 में इसका प्रीमियर हुआ था। हॉलीवुड में आने से पहले एक युवा टेरेसा राइट ने फिल्म में एलिजाबेथ टेलर द्वारा निभाई गई भूमिका निभाई थी। मामा और चीपर बाय द डजन की तरह लाइफ विद फादर की शुरुआत एक किताब के रूप में हुई। प्रत्येक मामले में लेखकों ने अपने माता पिता के बारे में विनोदी और हृदयस्पर्शी यादें लिखीं। आज लोकप्रिय गुस्से से भरी, कटुतापूर्ण, सभी को बताने वाली पुस्तकों के विपरीत यह सोचना दिलचस्प है कि मामा और फ्रैंक गिलब्रीथ और क्लेरेंस डे को उनके बच्चों द्वारा अमेरिकी साहित्य में पात्रों के रूप में निर्मित किया जा सकता है। शायद वे इन दिनों इतने प्रसिद्ध पात्र नहीं हैं, लेकिन एक समय था जब पाठकों की कम से कम कुछ पीढ़ियों ने उनसे परिचित होने का दावा किया था। इस पोस्ट पर एक नज़र डालें, जहां हमने लोकप्रिय उपन्यासों को फिल्मों में बदलने पर चर्चा की। फिल्म उन मनभावन नरम रंगों में चित्रित सेटों के साथ, जिन्हें हमने युद्ध के बाद की कुछ अन्य रंगीन फिल्मों में देखा है, हमें 1833 के न्यूयॉर्क शहर में वापस ले जाती है, जहां एक वॉल स्ट्रीट फाइनेंसर, चिड़चिड़े क्लेरेंस डे, अपने परिवार पर उतना हावी नहीं है, कठोरता के साथ और अत्यधिक आत्मविश्वास के साथ कि उसका अपना निर्णय हमेशा सही होता है। उस महान व्यक्ति की पहली झलक हमें ऊपरी मंजिल के हॉल में उतरती हुई उसकी परछाई से मिलती है। यह एक शानदार प्रवेश द्वार है। विलियम पोवेल ने एक ऐसे प्रदर्शन में मिस्टर डे की भूमिका निभाई जिसके लिए उन्हें ऑस्कर नामांकन मिला। उनकी सहिष्णु पत्नी का किरदार आयरीन डन ने निभाया है। अपने फिल्मी करियर के सूर्यास्त के समय ये दोनों अपनी भूमिकाओं में आकर्षक हैं। वह अगले वर्ष आई रिमेंबर मामा के लिए अपना ऑस्कर नामांकन अर्जित करेंगी। उनके 4 बेटों का परिवार है, जिसका किरदार जिमी लिडॉन ने निभाया है, जो बी फिल्मों की श्रृंखला में हेनरी एल्ड्रिच, कमिंग, मदर के किरदार के लिए जाने जाते हैं। अपनी पहली फिल्म में 15 साल के लंबे मार्टिन मिलनर। हमने मार्टिन को आखिरी बार आई वॉन्ट यू 1951 में देखा था। जॉनी कैल्किंस अगली पंक्ति में हैं और छोटे डेरेक स्कॉट सबसे कम उम्र की भूमिका निभाते हैं। सभी लड़के अपने पिता की तरह लाल बालों वाले हैं। मार्टिन मिलनर ने कथित तौर पर सोचा कि सभी कलाकारों में से वह समूह का एकमात्र प्राकृतिक रेडहेड था। मूक फिल्म के दिनों के मोंटे ब्लू को पुलिस वाले की एक संक्षिप्त भूमिका मिलती है। जासुपिट्स, मिस्टर पॉवेल और मिस डन की तरह, जो हॉलीवुड के सुनहरे दिनों के अनुभवी हैं, एक आने वाले चचेरे भाई की भूमिका निभाते हैं। लेकिन हालांकि उनकी भूमिका चंचल और बातूनी है, उन्हें यहाँ स्लैपस्टिक कॉमेडी के लिए अपने ज़बरदस्त उपहार को प्रदर्शित करने का मौका नहीं मिलता है, जिसे हमने इस पोस्ट में नोट किया है। बार्गेन ऑफ द सेंचुरी 1930 पर उसे एक नियमित व्यक्ति की तरह अभिनय करते हुए देखना लगभग एक झटके जैसा है, और वह उतना प्यारा नहीं बल्कि लगभग दुखद रूप से कुंठित हास्य चरित्र है जो उसने मैक सेनेट शॉर्ट्स में इतने साल पहले बनाया था। जासुपिट्स के सामान्य होने के बारे में कुछ हद तक निराशाजनक बात है। मुझे उसकी आवाज़ में ऑलिव ओनेल की कर्कशता और उन उन्मादी भावों की याद आती है जो अपनी नासमझी के बावजूद मानवीय स्थिति के बेहतर ज्ञान का संकेत देते थे। मिस पिट्स युवा एलिजाबेथ टेलर के साथ शहर आती हैं। पहले से ही मुट्ठी भर फिल्में अपने पास रखते हुए एलिजाबेथ आत्मविश्वास के साथ अपनी सरल भूमिका निभाती हैं। मिस टेलर के निधन के बाद उनकी सुंदरता, उनकी प्रतिष्ठित छवि और एक अभिनेत्री के रूप में उनकी शक्ति के बारे में हाल ही में बहुत कुछ लिखा गया है। मैं इनमें से किसी का भी खंडन नहीं कर सकता, लेकिन मैं ध्यान दूंगा कि इस फिल्म का एक दृश्य हमेशा मेरे लिए खास रहा है, और शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि यह एलिजाबेथ टेलर के लिए एक वैकल्पिक भविष्य की संभावना को दर्शाता है। मेरा मतलब उस दृश्य से है जहां वह और सबसे बड़ा लड़का येलबाउंड जिमी लिडॉन ये सर्वेंट्स ऑफ गॉड पर वायलिन पियानो युगल का प्रयास करते हैं। वह धुन नहीं पहचानती, हालांकि वह शीट संगीत पर भजन के शब्दों से परिचित है। डी डे परिवार एपिस्कोपेलियन है और एलिजाबेथ कबूल करती है कि वह एक मेथोडिस्ट के रूप में पली बढ़ी थी। मेथोडिस्ट चर्च में धुन अलग है। वे कई झूठी शुरुआत करते हैं और पूरे हिस्से में बुरी तरह संघर्ष करते हैं। एडमंड ग्वेन ने एक सज्जन मंत्री की भूमिका निभाई है
जो पावेल को अपने प्याऊ में बैठने पर मजबूर कर देता है। पॉवेल को सूचित करता है कि उसकी पत्नी ने 2 वर्षों में संपत्ति का मूल्य खो दिया है। यदि बाजार कभी भी ऊपर जाता है तो मैं उस प्याऊ को उतार दूंगा। उपदेश देकर। बपतिस्मा न लेने के खतरे। मैं चर्च में उपदेश देने के लिए नहीं जाता हूं जैसे कि मैं कोई खोई हुई भेड़ हूं। पॉवेल घबरा गया। आखिरकार आयरीन डन के बीमार होने पर मिस्टर पॉवेल अपनी परेशानी सीधे भगवान के पास ले जाते हैं। पॉवेल एक अजीब लेकिन मार्मिक प्रार्थना में देवता पर चिल्लाते हुए कहते हैं, दया करो, मैं कहता हूं, और वादा करती है कि अगर उसे बचा लिया गया तो वह बपतिस्मा ले लेगी। वह ठीक हो जाती है। पॉवेल के लिए भुगतान करने का समय आ गया है, लेकिन वह फिर भी मना कर देता है और उसे फॉन्ट तक लाने के लिए थोड़ी अधिक मनुहार करनी पड़ती है। यह एक और हास्यप्रद स्पर्श है कि प्रेरक कारकों में से एक जो उसे बपतिस्मा लेने के लिए आगे बढ़ने का निर्णय लेता है वह यह है कि आयरीन डन ने इस उद्देश्य के लिए जो कैब किराए पर ली है उसकी कीमत उसे बाहर इंतजार करने में प्रति घंटे $2 है। फिल्म के सबसे मधुर क्षणों में से एक मिस्टर पोवेल और मिस डन के बीच घरेलू आनंद का एक दृश्य है। जब वे एक साथ बैठते हैं, उनकी चर्चा स्वीट मैरी के नरम युगल में बदल जाती है। हम जानते थे कि डन गा सकता है, लेकिन पॉवेल आकर्षक है। कैमरा पीछे मुड़ता है और हम ड्राइंग रूम की शांति सुव्यवस्थितता को देखते हैं, केवल खिड़की पर लगे लेसदार पर्दों की हल्की सी हलचल के साथ, जो गर्मियों की हवा से छंट जाती है। ये 19वीं सदी की एक कैमियो छवि है। माइकल कर्टिज ने अपनी पारंपरिक अर्थव्यवस्था के साथ इस फिल्म का निर्देशन किया है, लेकिन ऐसे क्षण विंसेंट मिनेल्ली के बारे में सोचने पर मजबूर कर देते हैं। एक और यादगार क्षण वह है जब जिमी लिडॉन अपने पिता के पुराने कट डाउन सूटों में से एक पहने हुए चर्च में घुटनों के बल बैठने में असमर्थ है, या अपनी गोद में एक लड़की के साथ बैठने में असमर्थ है, या ऐसा कुछ भी करने में असमर्थ है जो उसके पिता इस सूट में नहीं करते। ऐसा लगता है कि सूट उसे नियंत्रित करता है। जब एलिजाबेथ उसकी ओर मुड़ती है तो वह असहाय होकर गुर्राता है, उठो, उठना। एक युवा महिला का इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है। लड़के पैसे जुटाने की कोशिश करते हैं और जिमी लिडॉन मार्टिन मिलनर को अपनी जॉन विल्क्स बूथ की उंगली का टुकड़ा प्रदान करते हैं। जब आयरीन डन पुरानी न्यू हेवन रेलमार्ग लाइन पर एक मलबे के बारे में अखबार के लेख पर अफसोस जताती है क्योंकि इससे वॉल स्ट्रीट और इसलिए उसके पति को परेशानी होगी। मैं चाहती हूँ कि न्यू हेवन में मलबे होना बंद हो जाए। काश वे जानते कि इसने तुम्हारे पिता को कितना परेशान किया। सबसे ऊपर रिबन पर पिंस नेज चश्मे के साथ विलियम पॉवेल की चबाने की निपुणता, उनकी भारी शेखी और अपनी पत्नी के प्रति उनकी स्पष्ट असहाय भक्ति के साथ शानदार दृश्य की कमी है। उसका फ्लर्ट, क्या मैं कमरा छोड़ दूं? जब झासू पिट्स आयरीन डन को अंतरंग परिधानों की खरीदारी दिखाना चाहता है। घोड़ों द्वारा खींची जाने वाली स्ट्रीट कार, शांत देहाती गली जो कभी न्यूयॉर्क शहर में मेडिसन एवेन्यू थी, और स्टीरियोप्टिकॉन तस्वीरें। यह आँखों के लिए एक दावत है, और यह एक बेहतर दृश्य दावत हो सकती थी यदि केवल फिल्म को पुनर्स्थापित किया जाता, लेकिन यह अब सार्वजनिक डोमेन में है। यह फिल्म प्रसिद्ध स्टेज प्ले पर आधारित है जो उस समय ब्रॉडवे पर सबसे लंबे समय तक चलने वाला शो था। इस सप्ताह मेरे न्यू इंग्लैंड ट्रेवल्स ब्लॉग पर हमने स्कोहेगन, मेन में लेकवुड थिएटर पर एक नज़र डाली, जहां 1929 में इसका प्रीमियर हुआ था। हॉलीवुड में आने से पहले एक युवा टेरेसा राइट ने फिल्म में एलिजाबेथ टेलर द्वारा निभाई गई भूमिका निभाई थी। मामा और चीपर बाय द डजन की तरह लाइफ विद फादर की शुरुआत एक किताब के रूप में हुई। प्रत्येक मामले में लेखकों ने अपने माता पिता के बारे में विनोदी और हृदयस्पर्शी यादें लिखीं। आज लोकप्रिय गुस्से से भरी, कटुतापूर्ण, सभी को बताने वाली पुस्तकों के विपरीत यह सोचना दिलचस्प है कि मामा और फ्रैंक गिलब्रीथ और क्लेरेंस डे को उनके बच्चों द्वारा अमेरिकी साहित्य में पात्रों के रूप में निर्मित किया जा सकता है। शायद वे इन दिनों इतने प्रसिद्ध पात्र नहीं हैं, लेकिन एक समय था जब पाठकों की कम से कम कुछ पीढ़ियों ने उनसे परिचित होने का दावा किया था। इस पोस्ट पर एक नज़र डालें जहां हमने लोकप्रिय उपन्यासों को फिल्मों में बदलने पर चर्चा की। फिल्म उन मनभावन नरम रंगों में चित्रित सेटों के साथ जिन्हें हमने युद्ध के बाद की कुछ अन्य रंगीन फिल्मों में देखा है, हमें 1833 के न्यूयॉर्क शहर में वापस ले जाती है,
जहां एक वॉल स्ट्रीट फाइनेंसर, चिड़चिड़े क्लेरेंस डे, अपने परिवार पर उतना हावी नहीं है, कठोरता के साथ और अत्यधिक आत्मविश्वास के साथ कि उसका अपना निर्णय हमेशा सही होता है। उस महान व्यक्ति की पहली झलक हमें ऊपरी मंजिल के हॉल में उतरती हुई उसकी परछाई से मिलती है। यह एक शानदार प्रवेश द्वार है। विलियम पोवेल ने एक ऐसे प्रदर्शन में मिस्टर डे की भूमिका निभाई जिसके लिए उन्हें ऑस्कर नामांकन मिला। उनकी सहिष्णु पत्नी का किरदार आयरीन डन ने निभाया है। अपने फिल्मी करियर के सूर्यास्त के समय ये दोनों अपनी भूमिकाओं में आकर्षक हैं। वह अगले वर्ष आई रिमेंबर मामा के लिए अपना ऑस्कर नामांकन अर्जित करेंगी। उनके 4 बेटों का परिवार है जिसका किरदार जिमी लिडॉन ने निभाया है, जो बी फिल्मों की श्रृंखला में हेनरी एल्ड्रिच, कमिंग, मदर के किरदार के लिए जाने जाते हैं। अपनी पहली फिल्म में 15 साल के लंबे मार्टिन मिलनर। हमने मार्टिन को आखिरी बार आई वॉन्ट यू 1955 में देखा था। जॉनी कैल्किंस अगली पंक्ति में हैं और छोटे डेरेक स्कॉट सबसे कम उम्र की भूमिका निभाते हैं। सभी लड़के अपने पिता की तरह लाल बालों वाले हैं। मार्टिन मिलनर ने कथित तौर पर सोचा कि सभी कलाकारों में से वह समूह का एकमात्र प्राकृतिक रेडहेड था। मूक फिल्म के दिनों के मोंटे ब्लू को पुलिस वाले की एक संक्षिप्त भूमिका मिलती है। जासुपिट्स, मिस्टर पॉवेल और मिस डन की तरह, जो हॉलीवुड के सुनहरे दिनों के अनुभवी हैं, एक आने वाले चचेरे भाई की भूमिका निभाते हैं। लेकिन हालांकि उनकी भूमिका चंचल और बातूनी है, उन्हें यहाँ स्लैपस्टिक कॉमेडी के लिए अपने ज़बरदस्त उपहार को प्रदर्शित करने का मौका नहीं मिलता है, जिसे हमने इस पोस्ट में नोट किया है। बार्गेन ऑफ द सेंचुरी 1930 पर उसे एक नियमित व्यक्ति की तरह अभिनय करते हुए देखना लगभग एक झटके जैसा है, और वह उतना प्यारा नहीं बल्कि लगभग दुखद रूप से कुंठित हास्य चरित्र है जो उसने मैक सेनेट शॉर्ट्स में इतने साल पहले बनाया था। जासुपिट्स के सामान्य होने के बारे में कुछ हद तक निराशाजनक बात है। मुझे उसकी आवाज़ में ऑलिव ओनेल की कर्कशता और उन उन्मादी भावों की याद आती है जो अपनी नासमझी के बावजूद मानवीय स्थिति के बेहतर ज्ञान का संकेत देते थे। मिस पिट्स युवा एलिजाबेथ टेलर के साथ शहर आती हैं। पहले से ही मुट्ठी भर फिल्में अपने पास रखते हुए एलिजाबेथ आत्मविश्वास के साथ अपनी सरल भूमिका निभाती हैं। मिस टेलर के निधन के बाद उनकी सुंदरता, उनकी प्रतिष्ठित छवि और एक अभिनेत्री के रूप में उनकी शक्ति के बारे में हाल ही में बहुत कुछ लिखा गया है। मैं इनमें से किसी का भी खंडन नहीं कर सकता, लेकिन मैं ध्यान दूंगा कि इस फिल्म का एक दृश्य हमेशा मेरे लिए खास रहा है, और शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि यह एलिजाबेथ टेलर के लिए एक वैकल्पिक भविष्य की संभावना को दर्शाता है। मेरा मतलब उस दृश्य से है जहां वह और सबसे बड़ा लड़का येलबाउंड जिमी लिडॉन ये सर्वेंट्स ऑफ गॉड पर वायलिन पियानो युगल का प्रयास करते हैं। वह धुन नहीं पहचानती, हालांकि वह शीट संगीत पर भजन के शब्दों से परिचित है। डी डे परिवार एपिस्कोपेलियन है और एलिजाबेथ कबूल करती है कि वह एक मेथोडिस्ट के रूप में पली बढ़ी थी। मेथोडिस्ट चर्च में धुन अलग है। वे कई झूठी शुरुआत करते हैं और पूरे हिस्से में बुरी तरह संघर्ष करते हैं। यह मेरी गलती थी, श्री लिडॉन वीरतापूर्वक कहते हैं, लेकिन एलिजाबेथ 19वीं सदी की जूलियट की तरह अपने विक्टोरियन रोमियो के साथ सामाजिक रूप से बंधने में असमर्थ है। नहीं, आप एपिस्कोपेलियन हैं। फिर उसे याद आता है कि उसके पिता का बपतिस्मा एपिस्कोपल चर्च में हुआ था, लेकिन जब उन्होंने उसकी माँ से शादी की तो वह मेथोडिस्ट चर्च में शामिल हो गए। वह मेथोडिस्ट थी, एलिजाबेथ कहती है, मानो वह अपनी माँ को कुछ घटिया कह रही हो, और यह कुशल कॉमेडी का एक शानदार क्षण है। किसी को आश्चर्य होता है कि अगर एलिजाबेथ टेलर इतनी कम उम्र में कॉमेडी टाइमिंग को इतनी अच्छी तरह से संभाल सकती है, तो उनका करियर कैसा होता अगर वह इतनी खूबसूरत नहीं होती। उनकी चुलबुली आवाज़ उस पल का प्रभाव है, लेकिन हो सकता है कि वह एक कम प्रतिष्ठित अग्रणी महिला के रूप में विकसित हुई हों, लेकिन भूमिकाओं की एक बड़ी श्रृंखला के साथ दर्शकों को उनके साथ अधिक पहचानने और उन्हें कम महत्व देने की अनुमति दी गई थी। धार्मिक संबद्धता का प्रश्न फिल्म के एक बड़े हिस्से को संचालित करता है, जिसकी शुरुआत तीसरे बेटे जॉनी कैल्किंस से होती है, जो लगातार अपने आगामी पुष्टिकरण के लिए अपने कैटेचिज्म का अभ्यास करने के लिए मदद मांग रहा है। अपने माता पिता के मिश्रित विवाह से अभी भी परेशान एलिजाबेथ टेलर ने विलियम पॉवेल से पूछा कि क्या उन्होंने एपिस्कोपेलियन बपतिस्मा लिया था, और श्री पॉवेल ने प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार किया कि उन्होंने कभी बपतिस्मा नहीं लिया था।
आयरीन डन लगभग सदमे में अपना कोर्सेट पटक देती है, पोवेल के इस जिद से कि यह महत्वपूर्ण नहीं है और इस विचार से कि वह उसके साथ स्वर्ग में नहीं जाएगा बहुत परेशान है कि चर्च की नज़रों में वे वास्तव में शादीशुदा नहीं हैं और यह भी कि वह बच्चे संभवतः नाजायज़ हैं। हालांकि घबराए हुए आयरिश नौकरों को डराने से लेकर अपने नए रबर प्लांट को भगाने से लेकर सटीक घरेलू हिसाब किताब ज़्यादातर बनाए रखने तक सभी चीज़ों में घर के मालिक को समायोजित करने के लिए उसने बहुत कष्ट उठाया है, लेकिन वह बपतिस्मा नहीं लेने के डर के बारे में अडिग है और आग्रह करता है कि वह समारोह तुरंत संपन्न कराए। वह इस बात पर जोर देता है, जिसे हम काफ़ी आधुनिक दृष्टिकोण मान सकते हैं, कि वह अपने तरीके से एक ईसाई होगा। वे मुझे तकनीकी आधार पर स्वर्ग से बाहर नहीं रख सकते। बेशक ईसाइयों के बीच अपने तरीके से ईसाई होने का विचार कोई नई बात नहीं है। यदि ऐसा नहीं होता तो कभी भी कोई मेथोडिस्ट या एपिस्कोपेलियन, लूथरन, क्वेकर या बैप्टिस्ट आदि नहीं होते। शायद धार्मिक प्रथाओं की अनिवार्यताओं को फिर से परिभाषित करना, सम्मानित करना इसका अभिन्न अंग प्रतीत होता है। एक ईसाई। फिल्म में इस विडंबना के साथ साथ विक्टोरियन समाज के उन तत्वों पर हल्की फुल्की पकड़ है जो परंपरा बनाम परिवर्तन को भी दर्शाते हैं। एक दृश्य में जहां जिमी लिडॉन अपने पिता से महिलाओं के बारे में पूछते हैं, हमारे पास विलियम पोवेल अपने बेटे को जीवन के तथ्य बताने के लिए बैठे हैं, केवल अपनी माँ के जिद्दी विश्वासों के कारण गलत होने के बारे में बोलने के लिए। जब लिडॉन महिलाओं के साथ पुरुषों के संबंधों पर स्पष्टीकरण चाहता है तो पोवेल विक्टोरियन पिता की ओर मुड़ जाता है और सख्त टिप्पणी करता है, सज्जन लोग ऐसी चीज़ों पर चर्चा नहीं करते हैं।